कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जो हंटिंग ग्राउंड्स में एक डियर का हंट कर रहा था। लेकिन अचानक से उसे अपने सामने कुछ अल्फाज दिखाई देने लगते हैं जिनमें लिखा था कि भले ही तुम्हारे पास आर्म्स हो मगर तुम उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। भले ही तुम्हारे पास पैर हो लेकिन तुम चल नहीं पाओगे। अचानक से एक तीर आता है और पीछे से इस लड़के के आर्म्स में लग जाता है। इसी के साथ इस लड़के की आंख खुलती है जो अपने बेड पर था। ये हादसा 1 साल पहले इस लड़के के साथ हो चुका है। इस लड़के का नाम है ली वान और ये एक क्राउन प्रिंस है। हेलो गाइस, तो आज जिस ड्रामे को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो एक कोरियन हिस्टोरिकल मिस्ट्री रोमांस ड्रामा है जिसका नाम है आवर ब्लूमिंग यूथ। ये ड्रामा चाइनीज ड्रामा गोल्डन हेयर पेन का रीमेक है जो मुझे नहीं लगता कभी रिलीज होगा। तो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना। ली वान उठते ही डरा हुआ सा होता है और अपनी राइट हैंड को देख रहा होता है। उस 1 साल पहले हुए इंसिडेंट की वजह से ली वान का हाथ अब ठीक से काम नहीं करता। ली वान को तैयार किया जा रहा होता है और वहीं बाहर ग्राउंड में खड़े ली वान के सर्वेंट्स बात कर रहे होते हैं कि ली वान का हाथ अब काम इसलिए नहीं करता क्योंकि 1 साल पहले जब वो हंटिंग पर गया था तब वहां पर किसी ने उसके आर्म्स पर हमला कर दिया था। उस दिन के बाद से ली वान का हाथ सही से काम नहीं करता। जिसने भी ये हरकत की थी उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई लेकिन वहां कोई भी नहीं मिला। इसलिए माना जाता है कि उस दिन भूत ने ही लीवान पे एरो चला दिया होगा। लोग कहते हैं कि लीवान को घोस्ट हॉन्ट करते हैं। पहले लीवान की जगह उसका भाई क्राउन प्रिंस था जिसका नाम प्रिंस उई योन था। वो एक तरह की मेडिसिन लेता था डायरिया के लिए, लेकिन अगर उस मेडिसिन को पीच के साथ ले ली जाए तो वो जहर बन जाएगा। एक दिन उसे किसी ने पीच दिया और प्रिंस ओयोन ने खा भी लिया जिसकी वजह से वो मर गया। माना जाता है कि वो पीच ली वान ने ही प्रिंस ओयोन को दिया था ताकि वो अपने भाई को मारकर खुद क्राउन प्रिंस बन सके। इसीलिए अब ली वान को घोस्ट ने कर्स किया हुआ है। जब ली वान अपने रूम से बाहर निकलता है तो ये सर्वेंट्स जो गॉसिप कर रहे थे लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं और उसके यहाँ से जाते ही वापस अपनी गॉसिप स्टार्ट कर देते हैं। किंग यानी ली वान के डैड को दिखाया जाता है जो हॉल में ऑफिशियल से मीटिंग कर रहे थे। राइट स्टेट काउंसलर राजा से कहते हैं कि महल में और बाहर हर जगह ये रूमर फैली हुई है कि क्राउन प्रिंस का राइट आर्म ठीक से काम नहीं करता और वो क्राउन प्रिंस होने के लायक नहीं है। लेफ्ट स्टेट काउंसलर राइट वाले को चुप करवा के बोलता है कि इस तरह क्राउन प्रिंस के बारे में गलत बात नहीं कर सकते। क्राउन प्रिंस तो पढ़ाई और बाकी चीजों में बहुत अच्छे हैं। राजा इस बारे में प्राइम मिनिस्टर से पूछते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है, जिस पे प्राइम मिनिस्टर बताता है कि ये दोनों ही राइट एंड लेफ्ट काउंसलर अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं। लोग उसी बात पे भरोसा करते हैं जो उन्हें दिखाई देता है। तो क्यों ना होने वाले रॉयल हंट में हम क्राउन प्रिंस को भेजें ताकि लोग देख सके कि क्राउन प्रिंस का आर्म बिल्कुल ठीक से काम करता है और वो आगे जाकर राजा बनने के लिए बिल्कुल ठीक कैंडिडेट है। राजा मान जाते हैं और फिर ली वान को बुलाकर बता देते हैं कि सब ऑफिशियल्स चाहते हैं कि तुम हंट पर जाओ। ली वान भी बोलता है कि ठीक है, मैं जाने को तैयार हूँ क्योंकि वैसे भी कोई दूसरा तरीका नहीं है अपनी पोजीशन को बचाने का। असल में सब ली वान को हंटिंग पे इसलिए भेजना चाहते हैं ताकि पता कर सके कि उसका आर्म सही से काम करता है या नहीं। अगर इन्हें पता चल गया कि ली वान का आर्म ठीक नहीं है तो ये लोग मिलकर ली वान को उसकी क्राउन प्रिंस की पोजीशन से हटाकर प्रिंस मियोंग आम को क्राउन प्रिंस बना देंगे जो कि राजा की दूसरी वाइफ का बेटा है। हान स्योंगन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि लेफ्ट स्टेट काउंसलर का बेटा है। हान स्योंग और उसके डैड दोनों ही ली वान को सपोर्ट करते हैं। हान स्योंगन ली वान का बेस्ट फ्रेंड है और अभी उसी से मिलने आया है। हान स्योंग ली वान को बताता है कि मैं कुछ दिन के लिए छुट्टी ले रहा हूँ क्योंकि मेरी शादी है। स्योंगुन की शादी गेसोंग नाम की सिटी में रहने वाली एक लड़की मिन जे ई से सेट हुई थी। ये लोग वहां जाकर शादी करके ब्राइड को यहाँ लेकर आएंगे, लेकिन यहीं पर एक गार्ड आकर बताता है कि स्योंगुन को उसके घर वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि उसकी होने वाली ब्राइड की पूरी फैमिली का मर्डर हो चुका है। स्योंगुन फौरन से पूछता है कि जेई भी मर गई, जिस पे ये गार्ड बताता है कि वो जिंदा है और उसने अपनी पूरी फैमिली को मार डाला है। ली वान और स्योंगुन पूछते हैं कि ये लोग इतने श्योर कैसे हैं कि जेई ही मर्डरर है, जिस पर ये गार्ड बताता है कि जब जेई के पेरेंट्स की मौत हुई वहाँ एक लड़का आया और उसे कंफर्म करा कि पॉइजन जेई ही लाई थी। इस लड़के को मिन होस्योंग ने पाला है, उनके लिए ये बेटे की तरह था, लेकिन गांव में खबर फैली हुई थी कि जेई का अफेयर इस लड़के से चल रहा था और इसलिए उसने अपनी फैमिली को जहर दे दिया। जब गेस्टॉन के गार्ड्स जे को गिरफ्तार करने गए तो वो भाग चुकी थी।
अब जेई को दिखाया जाता है जिसका पीछा कुछ गार्ड्स कर रहे थे। एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो छुप भी नहीं पाती तो वो अपनी चोटी पे लगी रिबन को निकालकर उसमें पत्थर फंसाकर उसको क्रॉसबो की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करती है और कुछ गार्ड्स को गिरा देती है। फिर वहीं खड़े एक गार्ड्स की स्वॉर्ड को उठाकर अपनी जान बचाने के लिए उन गार्ड से फाइट करती है, जिससे ये भी समझ आता है कि जी अपना बचाव करना जानती है और अच्छी स्वॉर्ड फाइटर भी है। वो भाग भाग कर एक खाई के पास पहुंच जाती है और बहुत सारे गार्ड्स होते हैं जो उसके सामने खड़े थे। अब जेई के पास कोई चॉइस नहीं बचती, या तो नीचे गिर जाओ या इनका मुकाबला करो। जेई इन गार्ड्स का मुकाबला करना चुनती है, लेकिन इतनी देर में दूर खड़ा हुआ एक गार्ड एरो चला देता है जो जेई के हाथ को छूकर निकल जाता है। अब ये एरो ज्यादा गहराई में नहीं लगा था, लेकिन इसे जेई डिसबैलेंस होकर नीचे खाई में गिर जाती है। खाई के नीचे पानी था इसलिए जेई मरती नहीं और उसे अपने पेरेंट्स की आवाज आती है जो इसे कहते हैं कि उसे जीना होगा। जेई पानी से निकलकर एक केव में चली जाती है। वहाँ कुछ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करती है और अपने लिए मेडिसिन तैयार करती है और उसके बाद अपने गेटअप को चेंज कर लेती है। वो लड़कों के कपड़े पहन लेती है ताकि उसे कोई पहचाने ना, और अपने पुराने कपड़े जो वो अब तक पहनकर घूम रही थी उसे जला देती है। सीन शिफ्ट होकर आता है ली वान पे जो बात ले रहा था। वहाँ हमें उस निशान को दिखाया जाता है जो ली वान के आर्म पे था। अब उसे 3 साल पहले हुआ एक वाकया याद आता है जब वो क्राउन प्रिंस बना था और ईस्टर्न पैलेस में उसकी पहली रात थी। ईस्टर्न पैलेस वो जगह है जहाँ क्राउन प्रिंस रहा करते हैं। उस दिन ली वान की अचानक से आंख खुल जाती है और उसे एक लेटर नजर आता है। उस लेटर में लाल रंग से कुछ वर्ड्स लिखे थे और वो वर्ड्स थे कि भले ही तुम अपने भाई को मारकर क्राउन प्रिंस की गद्दी पर बैठ गए हो, लेकिन तुम कभी राजा नहीं बन पाओगे। ली वान बहुत गुस्सा हो जाता है इस लेटर को देखकर और वो अपने सारे सर्वेंट्स को रूम के अंदर बुलाता है और उनसे पूछता है कि यहाँ कौन था, उसे जाकर पकड़ो। उसका एक यूनुक बताता है कि आज ली वान की पहली रात है स्टेन पैलेस में, तो इसलिए ये लोग जाग रहे थे और इसके रूम के बाहर ही बैठे थे। उन्होंने किसी को भी रूम के अंदर आते जाते नहीं देखा। लीवान परेशान हो जाता है और अपने सर्वेंट्स को यहाँ से जाने कहता है। अब खुद उस लेटर को दोबारा से पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था कि मैं एक घोस्ट हूँ और ये लेटर प्रिंस लीवान के लिए है, तो इस लेटर में लिखी हर बात को अपने दिमाग में बिठा लो। भले ही तुम अपने भाई को मारकर क्राउन प्रिंस की गद्दी पर बैठ गए हो, लेकिन तुम कभी राजा नहीं बन पाओगे। भले ही तुम्हारे पास हाथ हो पर तुम उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। भले ही तुम्हारे पास पैर हो लेकिन तुम चल नहीं पाओगे। तुम अकेले ही बूढ़े होकर मर जाओगे किसी बीवी या बच्चे के बगैर ही। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी तुम्हारी पीठ पे छुरा भोंक कर चला जाएगा और तुम्हारी बेवकूफी की वजह से बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। लोग तुम्हें डिथून करना चाहेंगे, तुम पागल होकर इस दुनिया में भटकते रहोगे और ये कर्ज तुम्हारी मौत के साथ ही खत्म होगा। बैक टू प्रेजेंट इस लेटर में लिखी बातों का होना अब शुरू भी हो चुका था। 1 साल पहले लीवान के आर्म्स में चोट लग गई और अब मिन हो स्योंग की फैमिली मारी गई है। मिन हो स्योंग यानी रे के डैड ली वान के टीचर हुआ करते थे। ली वान को लग रहा था कि ये सब उस लेटर की वजह से हो रहा है और वो सच में कर्ज्ड है। अब सीन केसरंग के बाहर शिफ्ट होता है जहाँ पर जी की बेस्ट फ्रेंड और सर्वेंट गाराम उसका इंतजार कर रही होती है। गाराम और रे सिटी गेट्स के बाहर मिलने वाले थे, मगर रे अब तक यहाँ पर पहुंची नहीं है। गाराम को कुछ लड़कों से पता चलता है कि जई एक लिफ्ट से नीचे गिर गई थी और अब इस बात को हुए भी 15 दिन हो चुके हैं, पर उसकी लाश अब तक नहीं मिली। इतने में जी को दिखाते हैं जो अपना रूप बदल के सिटी गेट से बाहर आ चुकी है। यहाँ आसपास हर जगह जे की पोर्ट्रेट के साथ वांटेड लिखकर पर्चे चिपकाए हुए थे। जे भी खड़ी हुई उन पर्चों को देख रही थी। गारा भी उससे थोड़ा दूर खड़ी थी और उसे पहचान भी जाती है। वहीं अचानक से एक लड़का आ जाता है जिसने अपनी कमर पे मंकी के हाथ जैसा कोई टॉय लगाया था। वो इन सभी वांटेड वाले पर्चों को निकाल कर फाड़ देता है और जेई को बोलता है कि मैं नहीं मानता कि मिन जेई एक मर्डरर है। एक गार्ड उसे वो पेपर्स को निकालते देख लेता है और इसलिए इस गार्ड को देखकर ये अजीब सा लड़का भाग जाता है। वो गार्ड जेई के पास आकर पूछता है कि क्या ये पर्चे उसने फाड़े हैं, जिस पर जेई बोलती है कि मैंने नहीं, एक दूसरे लड़के ने फाड़े जो यहाँ से अभी भाग गया। वो गार्ड पूछता है कि क्या उसके साथ मंकी के हाथ जैसा कुछ था, जिस पर जेई कहती है कि हाँ, और वो गार्ड बताता है कि फिर अच्छा जरूर वो प्राइम मिनिस्टर का सबसे छोटा वाला बेटा होगा। उस गार्ड के यहाँ से जाने के बाद जेई को याद आता है कि उसने सुना था कि प्राइम मिनिस्टर के छोटे वाले बेटे का दिमाग घूमा होता है और वो अपनी मर्जी ही करता है।
अब गाराम जे के पास आ जाती है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। गाराम के साथ एक और आदमी भी होता है जो कि एक रॉयल बॉडीगार्ड है। ये लड़का और जे अपने कपड़े एक्सचेंज कर लेते हैं और अब जे यहाँ से कैपिटल सिटी जाने वाली थी। गाराम कहती है कि वो इसे भी साथ ले जाए, पर जे मना कर देती है। गाराम मान ही नहीं रही होती, इसलिए जे अपनी एक खंजर को निकाल कर गाराम के गले पर रख देती है और बोलती है कि तुम वहाँ मेरे लिए एक बर्डन बन जाओगी। जिस पर गाराम कहती है कि मुझे पता है आप ऐसा मेरी जान को बचाने के लिए बोल रहे हो। गाराम बहुत कहती है कि उसे भी अपने साथ चलने दे, लेकिन जे ही कहती है कि ये मेरा ऑर्डर है। गाराम कहती है कि अगर ये आपका ऑर्डर है तो मुझे नहीं मानना। उसके बाद जे कहती है कि अच्छा, ये ऑर्डर नहीं, ऐसे फ्रेंड बोल रही हूँ कि अपनी जान को बचाओ, हम दोबारा मिलेंगे, बस एक बार मैं अपना नाम साफ करवा लूँ। अब जे यहाँ से चली जाती है और जाकर रॉयल बॉडीगार्ड्स का एक ग्रुप ज्वाइन कर लेती है। ये लोग कैपिटल सिटी के अंदर जा रहे थे और इन्हें रॉयल हंटिंग में जाने का ऑर्डर दिया जाता है। रॉयल हंटिंग असल में ली वान ही लीड कर रहा था और जे उससे मिलने कैपिटल सिटी आई है। उसकी फैमिली के मरने से पहले उसके डैड ने उसे एक सीक्रेट लेटर दिया था जो ली वान ने भिजवाया था और वो जे के लिए था। मरते हुए भी जे के डैड ने उसे कहा था कि वो जाकर क्राउन प्रिंस यानी ली वान को प्रोटेक्ट करे। इसलिए अब वो इस रॉयल बॉडीगार्ड्स के ग्रुप को ज्वाइन करके रॉयल हंटिंग में चली जाती है। वहां पर रॉयल हंटिंग में बहुत सारे सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स आए थे। लीवान सबके सामने जाकर एक क्रॉसबो उठाता है और अनाउंस करता है कि रॉयल हंटिंग स्टार्ट की जाए। अब सब लोग जानवर को पकड़ने में लगे थे और लीवान हानस्योंग और तेकांग के साथ था। तेकांग रॉयल वॉरियर है जिसकी जिम्मेदारी लीवान को प्रोटेक्ट करने की है। आज का दिन लीवान के लिए सबको ये प्रूफ करने का था कि वो क्रिपल्ड नहीं है, उसके हाथ सही से काम करते हैं। अब लीवान को एक डियर दिखाई देता है जिसका पीछा करते हुए वो जंगल में पहुंच जाता है। वहां पर वो स्योंगुन और तेकांग से भी अलग हो जाता है। हंटिंग के वक्त उसे सही निशाना नहीं लगाया जाता और उसके हाथ दोबारा से काम नहीं लगते हैं और उसे वापस से उस लेटर की लाइन दिखाई देने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे ये लेटर उसे हॉन्ट कर रहा है। वहीं जे भी डर के पीछे छुपकर लीवान को देख रही थी। यहाँ लीवान के सामने स्योंगुन आ जाता है जो क्रॉसबो उसके ऊपर ताने खड़ा था, जिससे लीवान को लेटर पे लिखी वही बात याद आ जाती है कि उसका बेस्ट फ्रेंड ही उसे धोखा देगा। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। That's it guys। अगर आप लोगों को कोई एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मुझे बताना मत भूलना, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम और वीडियोस बना पाएंगे। आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। गुड बाय।